चलो भाई, मैं आ जाता हूँ ट्राइनोमियल एक्सपेंशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ठीक है, ओके ठीक है। सो फाइन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं सॉल्व, ठीक है, या पहले वो क्वेश्चन ले लेता हूं, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2016 का, जेई मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इफ number of terms number of terms in the expansion of in the expansion of in the expansion of 1 minus 2 upon x plus 4 upon x squared raised to the power n, ठीक है, 1 minus 2 upon x plus 4 upon x squared raised to the power n is 28 given that x is not equals to 0, क्योंकि तो डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो रहा है। then sum of coefficients then sum of coefficients of all the terms of all the terms in the expansion is okay, and options are 64, option B is 2187, option C is 243 and option D is 729। ठीक है, चल तो हाँ भाई, तो देखो, जब सभी पहले इसको लिख लो भाई, ठीक है। तो जब सम ऑफ टर्म्स की बात होती है ना, कभी भी किसी भी इनफाइनाइट टर्म्स दे दिए जाएं एक्स के फॉर्म में, उनके सम ऑफ कोफिशिएंट्स की जब बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू 1 रखनी है। ठीक है, तो ये चीज तो पता चल गया कि फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट्स, कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स जब भी आपको निकालने को बोले, सम ऑफ कोफिशिएंट्स जब भी निकालने को बोले, पुट x इज इक्वल्स टू 1, हमेशा x की वैल्यू 1 रख दो, जो हायर पार है सो एंड सो निकल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता भाई। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू नहीं पता, और इसको सॉल्व कैसे किया गया, तो n की वैल्यू तो नहीं पता है, लोगों ने इसे ऐसे सॉल्व किया कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, देखो प्लस आर माइनस, हाँ, सो n प्लस 2 माइनस 1c आर माइनस 3 माइनस, सॉरी n प्लस 3 है ना, यस, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 2c2 जो बराबर होगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 के डिवाइडेड बाय 2 के, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रहा है 28, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स दे रहा है 28, तो ये वैल्यू हो गई n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 28, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 56। 56 इज 8 7 जा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। n एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू देगा एक्सपेंशन के लिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। और अगर n की वैल्यू आ जा रही है 6, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स के लिए क्या करना है भाई, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 1 रेज टू द पावर n की वैल्यू 6। ठीक है,
तो वो दे देगा मुझे वैल्यू 1 माइनस 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 6, मतलब 2 प्लस 1 3 रेज टू द पावर 6, 3 का क्यूब क्या होता है 27 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 729, ठीक है। तो इसका आंसर था 729, ठीक है। ओके, चमका भाई। Yes. Yes. चलो, very Yes, good। sir. Yes. अब यहां पर नीचे में लिख लेना रॉन्ग क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब ये वो एक्सप्लेनेशन है जो सारी बुक्स ने किया हुआ है, ये वो एक्सप्लेनेशन है जो सभी बुक्स ने किया है। ये पता नहीं सभी बुक्स ने गलती क्यों की है, और ये गलती जेई मेंस ने भी की है, ये गलती जेई मेंस ने भी की है, ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ी गलती हो रही है, जो कुछ दिनों पहले हम थोड़ा सा रिलक्टेंट थे डिस्कस करने के लिए, वो चीज अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी गलती कर रहे हैं वो, पर वो छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती है, पाप कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी गलत था और इसका एक्सप्लेनेशन भी गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, अब ये समझते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसा टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू द पावर n, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आने वाले हैं, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं कुछ ऐसा लिखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं इसे ऐसा लिखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर n, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, एक एक्स ऐड भी किया, एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है। क्लियर है यहां तक भाई? ये वाले सारे स्टेप्स क्लियर हैं? अच्छा, तो इसका जब आप एक्सपेंशन लिखोगे तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा nc0 फर्स्ट टर्म दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n, यहीं पर लिख देता हूं n सेकेंड टर्म को एज इट इज, मतलब सेकेंड टर्म का तो आउटपुट 1 आने वाला है रेज टू द पावर 0। फिर लिखोगे आप माइनस nc1 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सो ऑन, ठीक है। आई गेस ठीक है, यहां से भी बता पाना मुश्किल है, चलिए यहां से भी बता पाना मुश्किल है क्योंकि आपको फिर से वो x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पर देखते हैं यहां से क्या निकल रहा है, क्योंकि यहां से भी वो पावर n है ना, तो ब्रेक होकर के n प्लस 1/2 कहीं ना दे दे, इसका डर है मुझे, ठीक है। वो एक्सक्लूजन करना पड़ेगा, यहाँ एक्सक्लूजन करना पड़ेगा। अच्छा, सो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n में कितने टर्म्स हैं? 2n प्लस 1 टर्म्स हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, 2n प्लस 1 टर्म्स तो हैं अथर्व, वहां पर x की कौन कौन सी पावर्स चेंज हो रही है? x की पावर 0 से लेकर के अप टू x की पावर 2n तक चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला टर्म देखते हैं, ये है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x, ये कुछ ऐसा है। इसको कैसे लिख लें भाई? इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये वाले टर्म में, पहले वाले टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2n माइनस 1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2n माइनस 1 और हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर जो x की पावर चेंज हो रही है वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है भाई? x की पावर
यहां पर जो x की पावर चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है, वो पावर चेंज हो रही है 1 to 2n x रेज टू द पावर 0 से लेकर के x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 0 से लेकर के x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसी को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर x की पावर चेंज हो रही है 1 से लेकर के 2n 2n तक, ठीक है, 1 से लेकर के 2n तक। मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा पावर ऑफ x नहीं मिला, मुझे x की पावर 0 से लेकर के x की पावर 2n मिली, फिर x की पावर 1 से लेकर के x की पावर 2n मिली। ऐसे जब आगे बढ़ते जाओगे ना तो x की पावर 2 से लेकर के x की पावर 2n मिलेगी, x की पावर 3 से लेकर के x की पावर 2n मिलेगी। और आप फिर क्या करोगे, आप तो मैचिंग मैचिंग खेलोगे भाई, जब x की पावर 1 है और फिर से जब x की पावर 1 है, जब x की पावर 2n है और फिर से जब x की पावर 2n है, तो इन रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलने वाले हैं, divided by 2 क्या डिवाइडेड बाय 2 नहीं, जितने टर्म्स जब ऐड कर रहे हो देखो तो x की पावर 0, x की पावर 1 से लेकर के x की पावर 2n तक सारे के सारे पावर्स ऑफ x मिल रहे हैं 0 से लेकर के 2n तक, तो इतने ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ n इतने ही डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, इतने ही डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2n प्लस 2n 1, plus 1. 2n प्लस 1, ठीक है। और एक तरीके से सोच सकते हो कि भाई ये एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर है 2n, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर है 2n, बाकी सारे रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x मिलेंगे, क्योंकि ये जो x का पावर 1 है ये x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब मिलेगा, x के पावर 1 का जब खुद स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर मिलेगा, x के पावर 2 का जब खुद स्क्वायर होगा तो x4 मिलेगा, ये 1 का पावर जब कुछ भी होगा, 1 का पावर कुछ भी होगा तो x रेज टू द पावर 0 वाला टर्म मिलेगा, तो x रेज टू द पावर 0 से लेकर के x रेज टू द पावर 2n तक सारे के सारे पावर्स ऑफ x मिलने वाले हैं, और अगर सारे के सारे पावर्स ऑफ x मिलने वाले हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2n प्लस 1, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ऑड, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो ऊपर में जो चीज लिखी हुई थी वो गलत थी, 28 कभी नंबर ऑफ टर्म्स हो ही नहीं सकते थे उसके एक्सपेंशन में, ठीक है। अब ऐसी चीज हो क्यों रही थी भाई, क्योंकि ये 2/x और 4/x स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कभी एक दूसरे से, क्योंकि 2/x कभी हो सकता है 4/x स्क्वायर क्रिएट कर दे, ठीक है, तो वो दोनों टर्म सेम हो जा रहे हैं, वो दोनों टर्म सेम हो जा रहे हैं। हो सकता है ऐसा कि मैं कुछ ज्यादा टर्म्स काउंट कर ले रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स उससे कम है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे कम है। क्लियर हुई चीज, Yes. सभी को क्लियर हुआ भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, ये इस एक्सपेंशन को बोलते हैं ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, ओके। और ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ऑड होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ऑड होते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड लेता, बहुत दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर x, y और z बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तब नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 n प्लस 2/2 लिख सकते हो, पर यहां पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं भाई, x स्क्वायर कभी ना कभी x स्क्वायर दे रहा होगा, और जब x स्क्वायर दे रहा होगा तो फिर वो वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इसलिए आप कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक्स्ट्रा काउंट कर ले रहे हो, वो नंबर ऑफ टर्म्स एक्स्ट्रा काउंट नहीं करने हैं, नहीं करने हैं भाई, उससे कम ही टर्म्स मिलने वाले हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ऑड हो जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। 2n plus 1 में थोड़ा कंफ्यूजन था। 2n प्लस 1 में x की पावर 0 से लेकर के x की हाईएस्ट पावर 2n तक सारी की सारी पावर्स x ले सकता है, x का जब ये x रेज टू द पावर 1 का पावर, जब ये x रेज टू द पावर 1 का स्क्वायर हो रहा होगा तो x स्क्वायर मिलेगा, जब ये x रेज टू द पावर 1 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो x क्यूब मिलेगा, जब ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर रह रहा होगा तो x रेज टू द पावर 4 मिलेगा, 3 मिल चुका है, फिर x रेज टू द पावर 5 के लिए ये x स्क्वायर का स्क्वायर और ये वाले x से मल्टीप्लाई हो जाता है, x रेज टू द पावर 5 मिलेगा। ऐसे करते करते जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x मिलेगी वो मिलेगी जब x स्क्वायर का पावर 2n बन जाए और बाकी दोनों का पावर 0 हो जाए, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर ऑफ x मिलेगी वो मिलेगी x रेज टू द पावर 2n, और उसको यहां से भी चेक कर सकते हैं भाई। मेरी आवाज आ रही है?
रिकॉर्डिंग। चलो, तो वही मैं बोल रहा हूं कि इसको इस तरह से समझ लो कि x की पावर 0 से लेकर के 2n तक सारी की सारी पावर्स हो सकती है। तो x का पावर 0 एक अलग ही टर्म होगा, वो हो सकता है 5 हो, 7 हो, 1 हो। फिर x का पावर 1 एक अलग ही टर्म होगा। टर्म्स की डिस्टिंक्शन कैसे हो रही है? डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ x के बेसिस पर डिस्टिंक्शन हो रही है, ठीक है। तो हाँ भाई, 2n + 1 टर्म्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कोई रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने कभी इसको बोनस मार्किंग में नहीं डाला। पर अब हम थोड़ा सा ट्राइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ट्राइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि ट्राइनोमियल एक्सपेंशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में जो सम ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइनोमियल एक्सपेंशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैं 1 + x + x² रेज टू द पावर n को लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a0 + a1 टाइम्स ऑफ x + a2 टाइम्स ऑफ x² + a3 टाइम्स ऑफ x³ अप टू प्लस a2n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 2n, जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए 2n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए 2n + 1, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा LHS हो जाएगा 3 रेज टू द पावर n, मेरा RHS हो जाएगा a0 + a1x + a2x, सॉरी x नहीं आएगा, x की जगह पर तो 1 रख दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा a0 + a1 + a2 + a3 + अप टू प्लस a2n, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, यहां पर मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -1 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 1, LHS हो जाएगा 1, RHS हो जाएगा a0 -a1 + a2 -a3 प्लस अप टू प्लस a2n, ठीक है, a2n हो जाएगा। अच्छा भैया, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं भाई। ओके, ऐड करेंगे केवल तो क्या बचेगा? इवन टर्म्स इवन टर्म्स बचेंगे, ठीक है। तो Two terms ऐड कर बचेंगे। देते हैं, यहां पर ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, तो ये दे देगा 3 रेज टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू a0 + a2 + a3 + अप टू प्लस a2n। मतलब सम ऑफ इवन टर्म्स किसी ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में जब 1 + x + x² है, ध्यान देना, अगर वो 1 + 2x + कुछ 3x² होता ना, तो फिर 6 रेज टू द पावर n बन जाता, क्योंकि आप x की वैल्यू को 1 रख रहे हो, तो x की जगह पर अगर 2x लिख दूंगा तो वो 4x रेज टू द पावर n बन सकता है, ठीक है। तो केवल इस स्पेशल केस के लिए ये वाली वैल्यू आती है, याद रखना भाई, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अभी तो मैंने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया है, अगर इन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है भाई। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ओके, हाँ भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑल टर्म्स बच जाएंगे भाई, तो ऑल टर्म्स का सम हो जाएगा 3 रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय 2, जो बराबर होगा a1 + a3 + a5 प्लस अप टू प्लस a2n -1 के, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखो भाई, जब मेरा ट्राइनोमियल एक्सपेंशन होता है तो ट्राइनोमियल एक्सपेंशन के सम ऑफ टर्म्स कुछ इस तरह से निकालते हैं, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स कुछ इस तरह से निकालते हैं। ध्यान देना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं है, ठीक है। और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स कुछ इस तरह से निकालते हैं, 3 रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय 2। बाकी फिर n की वैल्यूज चेंज की जाती हैं। a2n + 1 होगा ना, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0। कहां पर सर वो a2n + 1 होगा ना, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम a0। हाँ, a0 से लेकर के a2n + 1, तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे ना बेटा। सर उधर नहीं, नीचे वो ऑड टर्म्स में। हाँ सर वो a2n -1 + 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2n मेरा लास्ट टर्म है, x का हाईएस्ट पार a2n, x का हाईएस्ट पार 2n तक जा सकता है, 2n + 1 नहीं हो सकता x का कभी पार, ठीक है। जब ये x² अपना हाईएस्ट पार दे देगा तो x रेज टू द पावर 2n तक जा सकता है, ठीक है, उससे बड़ा पार नहीं हो सकता भाई। अरे ऐसा सिंपल देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं 1 + x²
रेज टू द पावर 5 में x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 10 होगा। ठीक है, वही चीज हो रही है ऊपर में। ओके, सो हाँ, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर कोई दूसरा नंबर देता तो आप समझ गए, नंबर ऑफ टर्म्स को n+1 से इक्वेट करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब अगर वो जबरदस्ती यही चीज देने वाले हैं तो फिर जो एक्चुअल उन्होंने जैसे सॉल्व किया, मैंने आपको बताया, उन्होंने ये समझ के सॉल्व किया है कि 2/x और 4/x² एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अगर जेई मीन्स वाले गलती कर रहे हैं तो गलत सॉल्यूशन ये है, और सही में तो 2n+1 से इक्वेट करके निकाल सकते हो आप आंसर। ठीक है, बढ़ जाए आगे भाई। Yes. Yes. एक टाइप का और क्वेश्चन है ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में, एक और टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जेई 2020 का क्वेश्चन है। जेई 2020 का क्वेश्चन है, जेई 2020 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 2x² + 3x + 4 raised to the power 10 is equals to summation of r is equals to 0 से लेकर के 20 ar x raised to the power r। ठीक है, then a7/a13 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, a7/a13 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन किया सभी ने? यस Yes, sir. Yes. ऐसे क्वेश्चंस को करने का ट्रिक देख लो। ये जो 7 और 13 है ना, जिन दो नंबर्स का रेशियो दिया होगा, जिन दो कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया होगा, उन दोनों कोफिशिएंट्स का जो सम होगा ना, वो इसके बराबर होगा। ये हमेशा 20 के बराबर होगा। ठीक है, उन दोनों कोएफिशिएंट्स का सम हमेशा इसके बराबर होगा, तब ये वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है? आपको क्या करना है कि आपको बीच वाले x को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और आपको फिर यह सोचना है कि आप x की वैल्यू ऐसा क्या रखो कि यहां से यहां पहुंच जाओ। मतलब ये 2x² से 4 तक, 2 से 4 तक x की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि 2 से 4 तक पहुंच जाएं, 2 और 4 एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करें, 2 और 4 एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करें। अब रेसिप्रोकेट करने का मतलब है कि मैं x को कुछ ऐसा रखूं जिससे डिनोमिनेटर में x का कोई पार आ रहा है तो चलेगा, पर मेरा जो न्यूमरेटर आने वाला है वो फिर से सेम क्रिएट हो जाए। x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मेरा x डिनोमिनेटर में क्रिएट हो जाए, चलेगा, पर न्यूमरेटर में फिर से सेम पूरा सीक्वेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जैसे यहां पर 2x² और 4 है, अगर यहां पर 3x² और 9 रहता तो बीच में कुछ ऐसा टर्म आपको चेंज करके दिया रहता, सच दैट कि यहां पर जो ट्रिक है वो वो है x इज इक्वल्स टू आपको 2/x सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अगर 3 और 9 रहता तो 3/x रखना पड़ता, अगर 4 और 16 रहता तो 4/x रखना पड़ता। ठीक है, उसका स्क्वायर दिया होगा, इसका स्क्वायर दिया होगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो रहा देखो, जब आप x की जगह पर 2/x रखोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2/x का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2/x प्लस 4 रेज टू द पावर 10। और आप एक तरफ नहीं कर सकते ये चीज, आपको दोनों तरफ करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो आपको RHS को भी कुछ ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 20 AR, x की जगह पर आपने रखा 2/x रेज टू द पावर। ठीक है, ऐसा कुछ। तो दो चीजें सीखनी पड़ी, दो चीजें बिल्कुल प्रीरिक्विजिट हैं। जैसे a7/a13 दिया है, वैसे ही a8/a12 दे सकता है। आपको उन दोनों का सम वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाना चाहिए, तब ये सब्स्टिट्यूशन काम करता है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन भाई? x² और कांस्टेंट टर्म को देखो, ऐसे चेंज करो कि फिर से सेम इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दें। ठीक है, होगा देखो, तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी, हमेशा होता है वो ऐसे ही रीअरेंज करके देंगे ही क्वेश्चन। ये बन जाएगा 8/x² प्लस 6/x प्लस 4 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू समेशन
सर वो r is equals रेसिप्रोकल to वाला 0 ar 2 upon x raised to the power r। हाँ बोलो तो बेटा। सर वो रेसिप्रोकल वाला व्हाट टू रेसिप्रोकल और एक बार बताएंगे। हाँ बस इसी का नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ कुछ नहीं प्लस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 20 इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के 20 ar 2 अपॉन x रेज टू द पावर r। ठीक है, अब देखो तो यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो वही सी चीज नहीं बन जाएगी। यहां से अगर 2 कॉमन ले लोगे 2 रेज टू द पावर 10 कॉमन आ जाएगा तो ये फिर से वही दे देगा 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 20। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या हुआ भाई, ये सेम टर्म क्रिएट हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 रेज टू द पावर 10 था, वैसा ही टर्म फिर से क्रिएट हो गया पर x की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना पड़ गया, वैसा ही टर्म क्रिएट हो गया भाई। रेज टू द पावर 10 करना भूल गया हूं, लिख देता हूं उसको भी, रेज टू द पावर 10 कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। रेसिप्रोकेट करने का मतलब वही सेम Yes. सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा जब उल्टा करके ले लोगे तो। ठीक सर है, वो 2 upon x ही क्यों ले, वो जरा समझा सकते हो? 2 हाँ अपॉन सर एक्स, क्योंकि 2 अपॉन एक्स ऐसा है कि आपको 2 का स्क्वायर 4 बनने वाला है और अपॉन एक्स इसलिए क्योंकि वो जब एलसीएम होगा तो वहां पर 4x स्क्वायर क्रिएट होगा। ठीक है, फिर 2 कॉमन लेना है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ दिया होगा। अगर यहाँ 3 देगा, अगर यहाँ 3 दिया होता तो यहाँ 9 दिया होता। ठीक है, उसका जस्ट स्क्वायर दिया होता। ठीक है, तो अब इसका कोई बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा ही क्यों लेना पड़ रहा है, कोई ये बाइनरी ट्विंस भी नहीं है, बस ऐसा लेने से काम चल जाता है। अपॉन एक्स लेना पड़ता है ये तो बिल्कुल पक्का रहेगा क्योंकि ये वाला एक्स काम आता है ऊपर जाकर के, और 2 अपॉन एक्स लेना है या 3 अपॉन एक्स लेना है या 4 अपॉन एक्स लेना है वो आपको इस 2 और इस 4 को देखकर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, बीच वाले को नहीं देखना है। इस 2 या इस 4 को देखकर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है उसका स्क्वायर हो सकता है उसका कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो परफेक्टली ये एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकता कोई कि 2 अपॉन एक्स ही क्यों लेकर के आ जा रहा है आउटपुट। ठीक है चमका भाई, 2 अपॉन एक्स से जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन बने, आप कोई ऐसा सीक्वेंस लो जहां पर 2 अपॉन एक्स से काम नहीं चल रहा है, हो सकता है किसी और से काम चल रहा हो, पर वो रीअरेंजमेंट्स वो करके देंगे आपको, वहां पर हिट एंड ट्रायल करना है। अब आप बोलोगे सर आप कोई एक और एग्जांपल ऐसा दो जिसमें ये चीज हो सकती है, मैं खुद से नहीं सोच पाऊंगा, वहां पर नंबर्स खुद से मैं नहीं डिटरमाइन कर पाऊंगा कि वो नंबर्स क्या हो जाने चाहिए। ठीक है, नहीं पकड़ पाऊंगा इसलिए कि मुझे नहीं पता कि वो रेसिप्रोकेट कब करने वाले हैं, वो बाइनोमियल टर्म्स में कब उनका जो आउटपुट है, कब उनका जो पावर है वो रिस्पेक्टिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के हायर पावर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो बस नंबर्स का खेल है ना भाई। 8 6 और 4, 2 3 और 4 से 2 कॉमन लेने के बाद 2 3 और 4 क्रिएट कर लेते हैं, तो नंबर्स का खेल है। ठीक है, तो यहां पर 2 अपॉन एक्स से काम चला, अपॉन एक्स से काम चलेगा ये गारंटीड है, पर कौन सा नंबर अपॉन एक्स से काम चलेगा ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सो फाइन, यहां तक पहुंच गए। और जो मेरा RHS है वो है समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के 20 AR 2 रेज टू द पावर r अपॉन x रेज टू द पावर r। ठीक है, तो अगर इस, हाँ अब देखो तो मैं अपने LHS को लिखता हूं 2 रेज टू द पावर 10, ये वाली चीज की वैल्यू लिखी हुई थी ऊपर में, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के 20 AR x रेज टू द पावर r। ठीक है, इसकी वैल्यू है समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 20 AR x रेज टू द पावर r, इसकी वैल्यू बराबर है, अब नीचे में एक x रेज टू द पावर 20 था उसको मैं RHS में लेकर के जा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू बराबर है समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 20, यहां पर भी AR है, यहां पर 2 रेज टू द पावर r भी है, और x रेज टू द पावर माइनस ऑफ r है, और x रेज टू द पावर 20 ऊपर लेके चला जा रहा हूं, तो यहां पर आ जा रहा है x रेज टू द पावर 20 माइनस r। ठीक है, x रेज टू द पावर 20 माइनस r। ओके फाइन, चलो भाई, तो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स ऑफ x, यहां पर रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वेट करेंगे तो आपको चाहिए a7, आपको चाहिए a7 अपॉन a13। यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहां पर था, ठीक है यहां पर था 13, चलो
तो यहां पर अगर मैं r की वैल्यू 13 लूंगा तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाना चाहिए, ठीक है, सोचते हैं। देखो मैं अब ले रहा हूं क्योंकि मुझे a7/13 चाहिए, तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट है और यहां पर जो x का कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिव, वो सेम हो जाना चाहिए, ठीक है, वो सेम हो जाना चाहिए। तो यहां पर देखो, तो यहां पर मैं अगर ऐसा कुछ ले लूं 2 raised to the power 10 ऑलरेडी था, अगर मैं x7 का कोफिशिएंट क्रिएट कर रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा a7x7, a7x7। और अगर RHS में मुझे x7 का कोफिशिएंट चाहिए तो मुझे r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 13 रखनी पड़ेगी। a13 2 raised to the power 13 और x20 माइनस 13 दैट इज x7, ठीक है। और ये रेस्पेक्टिव टर्म्स जो x का पावर LHS में है वही x का पावर RHS में भी होना चाहिए, तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 2 raised to the power 10 a7 बराबर होगा a13 2 raised to the power 13 के, और इसका मतलब a7/a13 की वैल्यू 8 होगी, क्यूब के बराबर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई, ये वाला फॉर्म याद रखना। केवल ट्राइनोमियल में इतने का ही काम है। अगर सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में तो क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू 1 रख देंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्राइनोमियल में तो 2n+1 टर्म्स होते हैं। और अगर इस तरह का फॉर्म आ जा रहा है, रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स का रेशियो आ जा रहा है, तब फिर हमें उसको रेसिप्रोकेट करने वाला कोई टर्म रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। चमका भाई, सर हाउ इज दैट 20 माइनस r का, क्या चीज, सर x raised to 20 माइनस r, क्या करें उसको बेटा, सर हाउ दैट टर्म फ्रॉम x raised to r। हाँ, तो ये जो नीचे में x20 है ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो नीचे वाला x r माइनस ऑफ x माइनस ऑफ r बना दिया, और x20 उसके साथ मिल करके x20 माइनस r क्रिएट कर दिया, ठीक है। नहीं चमका क्या, गॉट इट। ठीक है, चलो। और जो कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है JEE 2016 का, JEE 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 का क्वेश्चन है, ऑनलाइन आया था ये JEE 2016 का ये क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन बोल रहा है फॉर x belongs to set of real numbers, x is not equals to minus of 1, x is not equals to minus of 1 if एक sequence given है 1 plus x raised to the power 2016 plus x times of 1 plus x raised to the power 2015 plus x square times of 1 plus x raised to the power 2014, x square times of 1 plus x raised to the power 2014 plus so on। अच्छा भाई, ये सिलसिला कहाँ तक चला प्लस x raised to the power 2016 तक चला। इसकी वैल्यू गिवन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू summation I is equals to 0 to 2016 xi ai, ठीक है। then a17 is, ठीक है। और ऑप्शंस गिवन हैं factorial 2017 divided by factorial 17 into factorial 2000। सेकेंड ऑप्शन है factorial 2016 divided by factorial 17 factorial 1999। थर्ड ऑप्शन है factorial 2016 divided by factorial 16। और फोर्थ ऑप्शन है
फैक्टोरियल 2017 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2000 फैक्टोरियल 2000। ठीक है, एक बार गौर से देखो तो आपको चमकेगा ऐसा वाला फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है आपको समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का एक्चुअली ये क्वेश्चन है भी या नहीं है, चमकेगा भाई। सर वो हर एक टर्म में x का पार्ट 2016 कांस्टेंट रह रहा है। नहीं, x का पार्ट 2015 है, फिर x का पार्ट 20, अच्छा नहीं x सर, स्क्वायर जब से वो जब x मल्टीप्लाई करेंगे फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे फिर हाँ 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 सर वो बिल्कुल। n माइनस आर 2016 माइनस 1 ऐसा 1 वो x में आ रहा है। अच्छा अच्छा हाँ वो भी है। वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जाएगा सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जा सकता है हर जगह पर। देखो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो हमने कल पढ़ा था या लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर सो इन, ठीक है, क्योंकि वहां पर nc0 nc1 nc2 nc3 दिख रहा था, तब मैं कोफिशिएंट ऑफ सो इन इसके एक्सपेंशन की बात करता था। ठीक है, ये पिछले चैप्टर का है क्या, ये उसके पिछले चैप्टर का है क्या कुछ? सर ये जीपी फॉर्म कर रहा है क्या? देखो तो ये क्या कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? सर इसका कॉमन रेशियो शायद x अपॉन 1+x आ रहा है। अच्छा 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 ठीक है, वेरी गुड। देखो तो भाई अवधूत ये सही बोल रहा है क्या? सर मुझे समझ में ही नहीं आया उसने क्या कोई बात नहीं, उसने ये बोला है कि क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। सर कर रहा है क्या? यस सर, हाँ सर, x कर रहा अपन 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दिया Multiply। तो हाँ, यस तो किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? देखो ये किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एलएचएस मेरा सम है, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है, ठीक है, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है। तो मैं मान ले रहा हूं कि ये जिस भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है वो सम हो जा रहा है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2016 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2015 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2014 प्लस सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय प्लस x रेज टू द पावर 2016। ठीक है, अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए बेटर मेथड क्या, हम क्या करते थे जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला कैसे निकाला था? या तो आप डायरेक्टली सॉल्व करो, ठीक है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन, वैसे ही कर लें क्या? सर वही s को फिर से लिखेंगे एक बार शिफ्ट करके। एक बार शिफ्ट नहीं करते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इनफाइनाइट जीपी में शिफ्ट करते थे, उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे एक्चुअली हम। हाँ, या फिर सिंपली आप बता दो ना भाई इतने टर्म्स हैं, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा कॉमन रेशियो है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप बता दो भाई कॉमन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म लिखता हूं मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2016 फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आ रहा था? x upon 1 upon x। x अपॉन 1 प्लस एक्स, Plus x। ठीक है, कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई? x का पावर 0 से लेकर, हाँ बोलो भाई, 2017 कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 minus 1, sorry, common ratio minus -1, हाँ, सो x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस कॉमन रेशियो 1। ठीक है, तो ये दे देगा मुझे, सम ऑफ टर्म्स दे देगा मुझे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2016 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 2017 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर क्या कर रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय, इधर भी आएगा 1 प्लस एक्स, एक नहीं इधर आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2017। सर वो 2016 वाला टर्म कैंसिल ही होता है। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2017 और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जा रहा है, डिवाइडेड बाय
माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जा रहा है भाई। तो ये वाला 1 प्लस एक्स और ये वाला एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2016 मिल करके इस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2017 को खा जाएंगे। तो आउटपुट आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2017 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2017, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे सम ऑफ टर्म्स आ गए। पर सम ऑफ टर्म्स का जो आउटपुट दिया हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। ये जो सम ऑफ टर्म्स हैं इसका जो आउटपुट लिखा हुआ है वो आउटपुट दिया हुआ है, तो जल्दी से नोट कर लो भाई, आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट पे देख लेता हूं। समेशन i इज इक्वल्स टू 0 टू 2016, समेशन i इज इक्वल्स टू 0 टू 2016 ai x रेज टू द पावर i। ठीक है, अब आपको भी पता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2017 में क्या x रेज टू द पावर 2017 का कोई टर्म रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2017 कैंसिल कर देगा उसको। अच्छा भाई, तो 0 से लेकर के 2016 तक जा सकता है। अच्छा, तो अगर आपको A17 चाहिए, अगर आपको A17 चाहिए तो फिर x रेज टू द पावर 17 का कोएफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 17 इसमें खोजना पड़ेगा भाई। अब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 17 को कोई मतलब नहीं x रेज टू द पावर 2017 से, उसको मतलब तो केवल पहले वाले टर्म से है। तो पहले वाले टर्म से कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 17 आ जाएगा 2017 c 17, और इसी का आउटपुट है फैक्टोरियल 2017 अपॉन फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 2000। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था भाई, दिखने में बड़ा था। ठीक है, दिखने में बड़ा था। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट है जो लगता है थोड़ा बहुत ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल एक्सपेंशन जैसा, पर है नहीं। तो सिंपल आपका सीक्वेंसेस इन सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, वोल्डेमॉर्ट थ्योरम। याद है क्या भाई? यस सर। मैं अभी उसको क्रॉप करके ले आता हूं। वोल्डेमॉर्ट थ्योरम किस दिन बताया था? चलो ठीक है, लिख देते हैं एक बार फिर से। सो वोल्डेमॉर्ट थ्योरम बोलता था MC0 NCR प्लस लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम रहता था वो सेम रहता था। सो फिर मैं जाता था MC1 में और NCR-1 में, फिर MC2 में और NCR-2 में, और ये सिलसिला चलता रहता था। और कहां तक जाता था भाई? ये जाता था MCR और NC0 पर। ठीक है, वैंडर मॉन्डे लिखा था क्या मैंने? Yes, sir. वैंडर मॉन्डे। वैंडर मॉन्डेज थ्योरम। ओके, वैंडर मॉन्डेज थ्योरम। ठीक है भाई, सो इसी की वैल्यू थी m प्लस NCR, इसी की वैल्यू आ जाती थी m प्लस NCR। और कैसे आती थी वो भी मैंने आपको बताया। जो दूसरा वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसको x प्लस 1 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में एक्सपेंड किया गया था, शायद, मुझे याद नहीं है, या 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में। सम ऑफ लोअर बाय, हाँ, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में एक्सपेंड किया था। सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम है ना? ठीक है, सो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं है, जे एडवांस्ड का है, प्रीवियस ईयर जे एडवांस्ड का है, उसमें ये वाले थ्योरम को ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार, ये जे एडवांस 2014 का है या 2010 का है? 20 स्टिल आई एम टेकिंग, इस क्वेश्चन को देखा नहीं है, 2014 ले रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन है फॉर r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू r इज इक्वल्स टू 10, let AR BR and CR, AR BR and
CR denote the coefficient of x raised to the power r, the coefficient of x raised to the power r in the expansion of in the expansion of 1 plus x raised to the power 10, 1 plus x raised to the power 20, and 1 plus x raised to the power 30, then summation r is equals to 1 से लेकर के 10 तक AR B10 BR minus C10 AR हाँ is C10 AR is, इसमें ऑप्शंस गिवन है। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू है B10 माइनस C10 के। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू है A10 टाइम्स ऑफ A10 टाइम्स ऑफ B10 का होल स्क्वायर माइनस C10 टाइम्स ऑफ C10 टाइम्स ऑफ A10 आई गेस C10 टाइम्स ऑफ A10। अच्छा भाई, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बोल रहा है 0 है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है C10 माइनस B10 है इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसी कुछ है इसकी वैल्यू। तो इसमें यूज करना है हमको वेंडर मॉन्डेस थ्योरम। भाई वेंडर मॉन्डेस थ्योरम आसान है, उसको यूज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसको यूज करना, किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से जल्दी से निकालते हैं ये सीखना है हमें। ठीक है, ये वाली चीज सीखनी है भाई। अच्छा, तो देखो आपको पता है कि AR 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट है। ठीक है, x रेज टू द पावर r का। सो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर r के एक्सपेंशन में x रेज टू द पावर r का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10 के एक्सपेंशन में x रेज टू द पावर r का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10CR। यही वैल्यू होगी मेरे AR की। ठीक है, ये वैल्यू होगी मेरे AR की। वैसे आप मुझे BR और CR बता दो तो 20CR and 30CR। हाँ, 20CR और 30CR। x रेज टू द पावर r के एक्सपेंशन में 20CR हो जाएगी BR की वैल्यू, और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 30 के एक्सपेंशन में x रेज टू द पावर r का कोएफिशिएंट हो जाएगा 30CR। वही CR, दोनों C हैं, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, वही CR हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आ गई। अब देखते हैं हमें जो समेशन निकालना है वो समेशन कैसा है, वो समेशन क्या बोल रहा है, वो समेशन कैसा है। ठीक है, तो वो समेशन के लिए ध्यान से देखो भाई, ऊपर में पहले इसको लिख लो, फिर वो समेशन पे आ जाते हैं। समेशन में B10 और C10 तो मेरे कांस्टेंट्स हैं, B10 और C10 तो मेरे कांस्टेंट्स हैं। तो मुझे एक्चुअली निकालना है B10 टाइम्स ऑफ समेशन R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10, R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 AR मल्टीप्लाइड बाय BR, हाँ AR मल्टीप्लाइड बाय BR। ठीक है, ये पहला वाला, क्योंकि पहला वाला टर्म तो कांस्टेंट है, B10 तो कांस्टेंट है, माइनस C10 मल्टीप्लाइड बाय AR स्क्वायर, C10 मल्टीप्लाइड बाय समेशन AR स्क्वायर, जब R की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक वेरी कर रही है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आप तुरंत निकाल सकते हो, किसका आंसर आपको तुरंत पता है? AR BR नहीं, AR स्क्वायर का आंसर आपको पता है। ये वाली चीज का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाली चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई। देखो तो R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 AR स्क्वायर का मतलब क्या होगा? AR क्या है? 10CR। तो इसका मतलब है कि मैं C10 को मल्टीप्लाई करने वाला हूं, या मैं केवल C10 को भी बाद में देखूंगा, जो अंदर वाली चीज है उसको मैं निकाल लेता हूं भाई। ये जो अंदर में रखे हुए टर्म्स हैं ये सिंपली क्या है? C1 square plus C2 square। हाँ, ये हैं C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू प्लस C10 स्क्वायर, C10 स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा C10 स्क्वायर, तो इसमें एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है भाई? C0 स्क्वायर की कमी है। जीरो C0 स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतने इतने का आपको आउटपुट पता है। इतने का आउटपुट क्या है? 2NCN। देखो तो भाई, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आउटपुट है 2NCN और C0 स्क्वायर 1 हो जाता है, तो इसका पूरा आउटपुट हो गया 2NCN-1। 2NCN-1, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर 10 है। n की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 20C10-1। 20C10-1। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ, जो अंदर Yes. वाला समेशन है, दूसरा वाला समेशन मैंने निकाल लिया, इसकी वैल्यू हो गई 20C10-1। तो इसकी वैल्यू को मैं मान लेता हूं कोई वैल्यू k, तो k की वैल्यू हो गई 20C10-1, जो अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, जो अंदर में रखा हुआ है वही k है, ये अंदर वाला पार्ट k है, तो k की वैल्यू हो गई 20C10-1। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब बात आती है दूसरे वाले को सॉल्व करने की। अब दूसरा वाला जो एक्सपेंशन है वो कैसा बन रहा है, आराम से देखते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला जो एक्सपेंशन है वो कैसा बन रहा है। ठीक है, यहां पर है AR मल्टीप्लाइड बाय BR। अच्छा, और AR खुद क्या, देखो यहां पर ये बोल रहा है कि मुझे चाहिए समेशन, मैं केवल अंदर वाला पार्ट ले रहा हूं। समेशन R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10, AR इज 10CR और BR इज 20CR। ठीक है, 10CR और 20CR। तो आप बोलोगे सर इसमें मजा नहीं आएगा। इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा ये चीज हो रही है यहाँ पर कि जब अपर बाइनो चलो भाई, एक बार फिर से वो चीज को देख लेते हैं, उसी चीज को देख लेते हैं यहां पर। हाँ, यहां पर हाँ, समेशन दिख रहा है R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक, 10CR 20CR। अब आप बोलोगे सर अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तो अलग अलग हैं, अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अलग अलग हैं, लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में कुछ किया जा सकता है। लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में कोशिश करके कुछ चीज की जा सकती है। कोशिश करके देखो तो यहां पर लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या है? R है। R है। ठीक है, 0 to 0 चल रहा है, 0 to R चल रहा है, R to 0 चल रहा है। तो क्या मैं 20CR को लिख सकता हूं 20C20-R? यस सर। हाँ, लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके, सो देखो तो यहां पर ये अगर समेशन R इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक, इनफैक्ट 20CR को ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। फॉर प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या होगा। 20CR को अगर मैं एज इट इज, नहीं दोनों में से कोई एक तो बचेगा ही, फिर भी आउटपुट सेम आता है। हाँ, मैं 10CR 20C10-R ले 20C20-R ले लेता हूँ। ठीक है, इसको लिखता हूँ 10CR और 20C20-R। ठीक है, 20C20-R। तो अब जो सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो हमेशा 20 रहने वाले हैं। ठीक है, सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है वो हमेशा 20 रहने वाले हैं, और अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऐसे बन गए। अच्छा भाई, तो वैन डर मॉन्डेस थ्योरम में हाँ, हमने यहां पर 0 to 0 पर खेला था, सो M+NCR आ गया था। अगर 0 to 0 नहीं खेलते, अगर कोई और टर्म आता, अगर लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कुछ और होता, ठीक है, यहां पर हम कैसे खेले थे भाई? 0 + R, यहां पर जो लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ रहा था, वही मैंने कोएफिशिएंट ढूंढा था 1 + x⁻n m मल्टीप्लाइड बाय x + 1⁻n के एक्सपेंशन में। फिर से सुनो, जो लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ रहा था, लकीली वो सम यहां पर R आ जा रहा था। ठीक है, तो मैंने खोजा था 1 + x⁻m मल्टीप्लाइड बाय x + 1⁻n के एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x⁻r। ठीक है, यहां पर लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या आ रहा है? यहां पर लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ रहा है 20। तो यहां पर वैन डर मर्वे बोल रहे हैं, एक साउथ अफ्रीका का बॉलर था वैन डर मर्वे, रोएल्फ वैन डर मर्वे स्पिन करता था, उसका नाम याद आ गया। काफी चेंजेस इन नेम हो रहे हैं, वॉल्टर मॉट आ रहा था। ठीक है, वैन डर मॉन्डेस थ्योरम क्या बोलता है
कि जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम होगा, जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम होगा, आपको वो सम को अपने लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट में लिखना है। ठीक है, ब्लू से कर देता हूं। आपको वो जो सम है वो ढूंढना है, ऊपर वाले मतलब 30 इनके सम m प्लस n c, और नीचे वाले में लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम आ रहा है मतलब 30c 20 में। ठीक है, पर एक कमी है, अभी दोनों में एक छोटी सी कमी है। कौन सी चीज की कमी रह गई भाई? अभी आप 1 प्लस अभी आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m और x प्लस 1 रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन को नहीं एक्सपैंड कर रहे हो, क्योंकि जब आप r की वैल्यू 1 से शुरू कर रहे हो, तो आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m और x प्लस 1 रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में भूल जा रहे हो एक टर्म, जो mc0 और nc0 वाला टर्म है, वो वाला टर्म आप भूल जा, सॉरी mc0 और ncn वाला टर्म है, वो टर्म आप भूल जा रहे हो भाई। तो वो टर्म को पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर एक्सपैंड करना पड़ेगा। फिर से सुनो मेरी बात, जब मैं एक्सपैंड करता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m और x प्लस 1 रेज टू द पावर n को, तब उनके एक्सपेंशन में वेंडर-मॉन्डेस थ्योरम यूज करके जो रिस्पेक्टिव समेशन होते हैं, जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, उसमें अपर बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो सेम होता है, पर ये चीज, और उसका आउटपुट मैं लिखता हूं सम ऑफ अपर बाइनोमियल कोफिशिएंट c, जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में जो रिस्पेक्टिव जो फाइनल सम आ जा रहा है, अगर उनका सम कांस्टेंट रहने वाला है तो ठीक है। पर उसको ये चीज करने के लिए मैं पहले क्या करता हूं, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m को एक्सपैंड करता हूं, x प्लस 1 रेज टू द पावर n को एक्सपैंड करता हूं, और फिर मैं उसमें रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स खोजता हूं। ठीक है, तो यहां पर वो चीज करने के लिए अभी 10c0 और 20c0 वाले टर्म्स नहीं आ रहे हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m को जब एक्सपैंड करोगे तो 1 वाला टर्म, जो पहला वाला है mc0 वाला टर्म, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो टर्म को क्रिएट करना पड़ेगा, तब उसमें कोफिशिएंट्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तब दोनों के एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट्स ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए मुझे एक यहां पर -1 करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वो टर्म ऐड किया और वही टर्म सब्ट्रैक्ट किया, वो टर्म ऐड किया। अरे m पहले वाले, अरे एक के कोफिशिएंट, एक के एक्सपेंशन में 1 आ रहा है, दूसरे के एक्सपेंशन में भी कांस्टेंट टर्म 1 ही आएगा, तो दोनों 1 मल्टीप्लाई होकर के +1 देने वाले थे ना भाई, वो वाला +1 नहीं मिल रहा है, तो वो वाला +1 क्रिएट करने के लिए मैंने एक +1 और -1 किया। +1 किया तो अपने आप पूरी चीज क्रिएट हो गई, +1 किया तो अपने आप पूरी चीज क्रिएट हो गई। जब -1 कर रहे, उसी के लिए -1 किया गया है, उसी के लिए -1 किया गया है। ठीक है, एक बार वापस जाकर के वेंडर-मॉन्डेस थ्योरम देखोगे तो वहां पर जो एक्सपेंशन है उसमें जब mc0 और nc0 आता है, तो जो 1 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, वो वाला 1 क्रिएट करने के लिए यहां पर मैंने +1 -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। जब ऐड किया तो वो फॉर्मूला बन गया, इसलिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। ओके, इसलिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। ठीक है, तो इस चीज को मैं ग्रीन से कर दे रहा हूं। और देखो, ऐसा कोई आपके ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं भाई कि आपको याद ही करके जाना है। ठीक है, अगर आपका मन करे तो आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10 और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 20 को एक्सपैंड करके जो इनके लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आ रहा है, यहां पर सम आ रहा है 20। सो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 20 में x रेज टू द पावर 20 का कोफिशिएंट खोज सकते हो। इसका मतलब आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 30 में x रेज टू द पावर 20 का कोफिशिएंट खोज सकते हो, वो यही आएगा, 30c20 ही आएगा। ठीक है, 30c20 ही आ जाएगा। तो ये हो गया, ये वाला जो मसाला है भाई, ये वाला जो मसाला आया, ये मसाला आया यहां से, ये वाला मसाला आया यहां से, AR मल्टीप्लाइड बाय BR यहां से आ गया। ठीक है, तो अब देखो, तो फाइनल आउटपुट लिखते हैं। जो फाइनल आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा B10 मल्टीप्लाइड बाय 30c20 -1 माइनस C10 मल्टीप्लाइड बाय 20c10 -1। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, C10 मल्टीप्लाइड बाय 20c10 -1। अब B10 और C10 की वैल्यू रखनी है भाई। B10 है एक्चुअली 20c10, क्योंकि BR है 20CR, तो B10 है 20c10 मल्टीप्लाइड बाय 30c20 -1 माइनस ऑफ C10 है 30c10
मल्टीप्लाइड बाय 20c10 माइनस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है 20c10 30c20 और 30c10 20c10 वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस ऑफ 20c10 और प्लस ऑफ 30c10। 30c10 जहां पर है c10 और 20c10 जहां पर है t10। तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है। एक क्रिटिकल पॉइंट है वेंडर मॉडल्स थ्योरम यूज कैसे करते हैं, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वेंडर मॉडल्स थ्योरम अगर यूज करने आ भी गया तो वो +1 -1 वो 0 से शुरू होना चाहिए। आर की वैल्यू 0 से लेकर के जो भी पर्टिकुलर वैल्यू वेरी कर रही है वहां तक वेरी करनी चाहिए, तो वो चीज नहीं भूलना है भाई। +1 -1 वाला पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करोगे और वेंडर मॉडल्स थ्योरम एक बार फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। बढ़ जाए आगे। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं जे एडवांस्ड का, थोड़ा सा 5 है ज़ूम रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, ये भी मुझे ईयर नहीं पता, ये उसके भी पहले का है 1998, तो मैं अभी के लिए केवल जे एडवांस्ड लिखता हूँ, जे एडवांस्ड लिखता हूँ। ये भी आपका वेंडर मॉडल्स थ्योरम पे ही बेस्ड है। इसमें बोल रहा है दी सम summation I is equals to 0 to m 10i and 20m minus i पता नहीं उसके बाद क्या लिखा है, कुछ कंडीशंस लिखी होंगी कि ये इससे बड़ा होना चाहिए एंड सो is maximum when m is ओके। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी है आई गेस 0। ऑप्शन नंबर डी है 0, ठीक है। 0 तो होना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है डी ऑप्शन, ठीक है, चेक करेंगे। तो पहले तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इसका मतलब है कॉम्बिनेट्रिक्स, इसका मतलब है कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है। तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये कुछ नहीं है, ये ऐसा ही कुछ है, ये है समेशन i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के m तक 10ci 20cm माइनस i, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 20cm माइनस i। तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा भाई ठीक है, m की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, तो वेंडर मॉडल्स थ्योरम यूज कर लो डायरेक्टली, तो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 30cm 30cm और 30cm में इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 15 मिडिल टर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा, तो m की वैल्यू 15 हो जानी चाहिए। तो डायरेक्ट वेंडर मॉडल्स थ्योरम यूज कर लिया भाई, 0 से शुरू हो रहा था, +-1 भी नहीं करना था, ठीक है। चमका भाई? यस सर। वाला क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, 10 मिनट में नहीं कर सकता मैं इसको डिस्कस, तो फिर मॉड्यूल के टीपीपी पे आ जाते हैं। टीपीपी अलग से डिस्कस करना सही नहीं होगा।